जो चले तो जहाँ से गुजर गए, महामलिक का नॉवेल हिस्सा 2 हाजिर खिदमत है। पॉइंट से उतरकर उसने सांस दुरुस्त किया, सफ़ेद चादर सर पर अच्छी तरह जमाई और आगे बढ़ गई। निशान सनी के साइड मिरर में उसका चेहरा इसी तरह उभरा था जैसे सुबह धुंध छटने पर किसी झील में खिला कमल अचानक नुमाया हो जाए। कमल के रुखसारों पर शफाफ शबनम चमक रही थी। ड्राइविंग सीट की पूंछ से टेक लगाए आलिम शाह ने नीम बाज नजरों से मिरर को तादेर घूरा, फिर सीधा होकर बैठ गया। गाड़ी उसकी रफ्तार के साथ आहिस्ता आहिस्ता हरकत में आई थी। आइए मैं आपको छोड़ दूं। वो जो अपनी धुन में मगन आगे बढ़ती चली जा रही थी, पहले चौंकी, फिर हैरानी से गर्दन मोड़ कर देखने लगी। लाइट ग्रीन कलर की निशान सनी की ड्राइविंग सीट पर बैठा वो शख्स ना तो दीवाना लगता था, ना ही छिछोरा। खुमार आलूद नजरें उसके चेहरे पर टिकाए वो बड़ी संजीदगी से अपनी कही हुई बात के जवाब के मुंतजिर था। आपने मुझसे कुछ कहा? उसने कदरे बदमिजाजी से पूछा। मैंने कहा गाड़ी में बैठे, मैं आपको पहुंचा देता हूँ। वाह क्या अंदाज था, क्या लहजा था, क्या शान थी। जैसे वो मरी जा रही थी, उसकी गाड़ी मदद गैबी की मानिंद नाजिल हुई और उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। शुक्रिया, उसने बेहद चबा कर महज एक लफ्ज उसके मुंह पर दे मारा और आगे बढ़ गई। सुनो, वो फिर सर पर मौजूद था। मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। मुझे आप जैसे बिगड़े रईसजादों से निमटने की खूब आदत है। वो रुक गई और जोर से बोली, यहाँ से रफू चक्कर होते नजर आए, वरना पूरा मोहल्ला आपकी बेइज्जती का तमाशा देखेगा। तेज कदम उठाती वो ऐसी गली में मुड़ गई जहाँ सैयद आलम शाह की कार का दाखिल होना मुमकिन न था। उसने दांत इस जोर से भींचे कि कनपटी की रगें फूल गईं। गाड़ी इस तेजी से आगे बढ़ाई कि फिजा देर तक टायर के चिरचराने की आवाज से गूंजती रही। घर में दाखिल होने कर उसने धड़ से दरवाजा बंद किया, फिर बंद दरवाजे से टेक लगाकर चंद गहरे गहरे सांस लिए। दिल इस तेजी से धड़क रहा था, अभी उछलकर हलक में आन फंसेगा। वैसे तो उसने बहादुर और निडर बनने की अपनी सी पूरी कोशिश कर डाली थी, लेकिन अंदर से वो कितनी वहशत अदा हुई थी ये वो ही जानती थी। जूफी महजबीन किसी काम से बाहर आई थी। उसे यूं दरवाजे से टेक लगाए खड़ा देखकर हैरान हुई। क्या हुआ है, ऐसे क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं आपा। उसने चादर के पल्लू से चेहरे का पसीना खुश्क किया, बस जरा गर्मी से चक्कर आ गया था। देखो तो जरा कैसी पीली रंगत हो रही है। महजबीन ने गौर से उसे देखा। आओ अंदर चलकर लेटो, मैं ग्लूकोज बनाकर देती हूँ। पसीना पसीना होते वजूद के साथ वो कमरे में आकर बिस्तर पर ढह गई। पैर सैंडल के कैद से आज़ाद किए बगैर ही बिस्तर पर रख लिए। महजबीन ने आकर उसके सैंडल उतारे, उसके माथे पर हाथ रखा। लो उठो, पी लो ये, उसने ग्लूकोज का गिलास बढ़ाते हुए कहा। ज़ूफिशा ने उठकर ज़रा सा ग्लूकोज पिया और फिर तकिए से टेक लगा ली। अब तो ठीक हो ना? उसने फिक्रमंदी से पूछा। जी आपा, वो मुस्कुराई। परेशान ना हो, गर्मी से अक्सर ऐसा हो जाता है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या पकाया है आज आपा? पुलाव पकाया है, लाऊं? नहीं, अभी नहीं, अभी मैं सोऊंगी जरा देर, फिर उठकर खाऊंगी। अम्मा कहाँ हैं? मार्केट तक गई हैं, अब तो आती ही होंगी। महजबीन दरवाज़ा बंद करके चली गई तो वो भी लेट गई। कौन था वो? उसने सोचती हुई नज़रों से छत पर घूमते पंखे को घूरा। धौंस तो ऐसे जमा रहा था जैसे मैंने कभी अपने जुमले हकूक उसके नाम लिख दिए हों। शक्ल से अच्छा खासा ड्रेसिंग और ढंग का बंदा लग रहा था, फिर ऐसी हरकतें। देर वो इस वाक़े के बारे में सोचती रही, यहाँ तक कि उसे नींद आ गई। शाम को वो सोकर उठी तो फ्रेश हो चुकी थी। दोपहर वाले वाक़े का खौफ बड़ी हद तक ज़ायल हो चुका था। होगा यूं ही कोई गुंडा। चाय पीते हुए उसने सोचकर बेफिक्री से कंधे उचका दिए। एक लड़की अकेली जाती नजर आई होगी तो उसने सोचा होगा चलो ज़रा सी गुंडागर्दी ही कर लें। अपनी सोच पर वो खुद ही मुस्कुरा उठी।
क्या बात है, अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है। आदर अचानक उसके सामने आकर बैठ गया। अरे, वो चौंक उठी। तुम कब आए? बस अब, जब तुम मेरे बारे में सोच रही थी। उसने चाय का कप उसके हाथ से ले लिया। अच्छा, बड़ी खुशफहमी है जनाब को। वो हंसी। इत्लान अर्ज है, मैं हरगिज तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी, और जिसके बारे में सोच रही थी अगर बता दूं तो तब का रह जाओगे। फिर रहने ही दो, मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल तपना नहीं चाहता। उसने हाथ उठाकर जैसे इल्तिजा की। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो भी मान गई। ये बताओ, मूड क्यों अच्छा है? अरे वाह, ऐसे ही बता दूं, बिना किसी रिश्वत के? वो हंसा। मैं क्यों रिश्वत देने लगी तुम्हें? मूड तुम्हारा अच्छा है या मेरा? बात ही ऐसी है, सुनोगी तो फड़क उठोगी। उसने ललचाया। ना बाबा, मुझे नहीं फड़कना। उसने मुंह बनाया। अच्छा, ना सही। आदर ने कंधे उचकाए। वैसे खबर बड़ी अहम है, तोप का गोला। चलो बता दो, क्या रिश्वत लोगे? तजस्सुस के हाथों हार मान गई। बस आ गई लाइन पर, उसने कहका लगाया। आदर, अच्छा बाबा, बताता हूँ। चलो ऐसा करो, कोई मजेदार सी चीज खिलाने का वादा करो। अपने हाथों से बनाई हुई? नहीं भाई, अभी मरना नहीं है, बाजार से मंगवा कर खिलाना। शरारत से वो हंस पड़ा। धूफिशा ने उसे घूर कर देखा। घूरो मत, मेरा दिल बहुत ही कमजोर है। उसने सहमने की अदाकारी की। अब बताओ भी आदर, उसका सबर जवाब दे गया। जो कहोगी खिला दोगी। प्रॉमिस? हाँ हाँ हाँ, वो चीखी। तो सुनो, कान इधर लाओ, बात राज की है। वो पुलिसरार बना। ऐसे ही बता दो, वो झुंझलाकर बोली। उसने नफी में सर हिलाया। साफ लग रहा था वो उसे सताने के लिए ऐसा कर रहा है। ज़ुल्फ़िशा ने दांत पीस कर उसकी शरीर मुस्कुराहट को देखा और कान उसकी जानिब किया। फरमाइए, लेकिन जरा जल्दी। वो उसके कान में खुंकारा, फिर आहिस्ता से बोला। अम्मी आज मुमानी से तुम्हारा रिश्ता मांगने आ रही हैं मेरे लिए। ज़ुल्फ़िशा का सिर्फ कान ही नहीं, पूरा चेहरा सुर्ख हो गया। बेयकीनी से उसने आदर की सिमत देखा। क्या क्या कहा? फिर सुनोगी? वो शरारत से हंसा। हाँ भाई, बात ही ऐसी है। देखो प्लीज, तंग मत करो। सूफी ने इल्तिजा की। बताओ ना पूरी बात। कौन सी बात? महाजिबिंद आदर के लिए चाय लाई थी। मुतवज्जा होकर पूछने लगी। आपा देखे ना, कितना बदतमीज है ये। वो रुहासी हुई। क्या बात है भाई, क्यों तंग कर रहे हो मेरी बहन को? महाजबीन ने उसका कान पकड़ा। अरे अरे महाजबीन बाजी, ये जानिबदारी और अकरा परवरी अजीमुशान मुजाहरा बंद करें, मैं बताता हूँ। महाजबीन उसका कान छोड़कर ज़ुल्फ़िशा के साथ ही बैठ गई। अम्मी सुबह अब्बाजान को बता रही थी कि आज शाम वो आपके घर आ रही हैं ज़ुल्फ़ी का रिश्ता मेरे लिए मांगने के लिए। उसने कॉलर खड़े किए। मैंने सोचा क्यों ना अम्मी से पहले पहुंचकर सरप्राइज दे दिए जाए। लेकिन फूफोजान किसके साथ आएंगी? महाजबीन ने पूछा। अब्बाजान के साथ। आप क्या सोच रही हैं? वो शरारत से पूछने लगा। कुछ नहीं, वो झिम गई। मैं भला क्या सोचूंगी? फूफोजान का अचानक ये ख्याल कहाँ से आ गया उन्हें? ज़ुल्फ़िशा गहरी सोच में गुम थी। अरे कैसे भी आया तो वो बेनियादी से बोला। महाजबीन को भी हंसी आ गई। आप दोनों के लिए इतला है कि जो खिचड़ी आप दोनों ने मिलकर पकाई है इसकी खबर सबको है। वो बोली। फूफोजान और अम्मा हमसे डबल उम्र गुजार चुकी हैं इस दुनिया में। अम्मा तो कई बार मुझसे इस सिलसिले में बात भी कर चुकी हैं। क्या बात? ज़ुल्फ़िशा मुतजस्सिस हुई। यही कि आदर और सूफी भी एक दूसरे को पसंद करते हैं और निगार का इरादा भी लगता है ज़ुल्फ़ी को मांगने का। कह रही थी कि इन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा और ना अब्बा को। महाजबीन ने दोनों को अम्मा के ख्यालात से आगाह किया। बस तो फिर मिलाओ हाथ। आदर ने ज़ुल्फ़िशा की सिमत हाथ बढ़ाया। वो मुंह चढ़ाकर वहाँ से उठकर चली गई। देखा जबी बाजी, कितनी बदतमीज लड़की है। वो भन्नाया। सोच लो, सारी उम्र यही बदतमीजियाँ सहोगे। अभी भी वक्त है, गौर व खौस कर ही लो। चलें, कोई बात नहीं। जैसे आसिम भाई आपको सहेंगे ऐसे ही मैं भी। पिटोगे आदर? वो हंसने लगी। वैसे मुझे तो मज़ा तब आएगा जब अम्मा ज़ुल्फ़ी को तुमसे पर्दा कराएंगी। नामुमकिन। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं मुमानी जान से खुद बात कर लूँगा इस सिलसिले में। अरे हम जीदार लोग हैं, कोई आसिम भाई की तरह थोड़ी हैं मैदान छोड़कर भाग लें। हाँ हाँ, देखूंगी तुम्हारी जीदारी भी। वो हंसी। ये जो पीट कर
ये जो बैठ कर पटर पटर बातें भगाते हो ना, बोलती बंद कर देंगी अम्मा और फूफो जान भी। वो बैठा हंसता रहा, फिक्रे उछालता रहा। रात ने अपने पर फैलाए ही थे जब फूफो जान और फूफा जान मिठाई के डब्बे के साथ आ गए। अच्छा, तो नवाब दादा यहाँ पहले ही पुरजमान है। फूफो ने उसे देखकर हैरत से आंखें फैलाई। हजम न हो सकी खुशी तुझसे? कहाँ अम्मी, वो ढिठाई से हंसा। पेट में दर्द कर दिया, दौड़ा आया यहाँ। बावर्ची खाने में बैठी ज़ुल्फ़िशा भी हंसने लगी। घर की बात थी जिसका सबको ही पहले से इल्म था। न फूफो जान ने किसी खास अंदाज से बात छेड़ी, न अम्मा या अब्बा ने कुछ कहा। सब खुशदिली से हंसते मुस्कुराते बातें करते रहे। महजबीन और आसिम की शादी की तारीख पहले ही 6 माह बाद की रखी जा चुकी थी। अम्मा और फूफो इसी की तैयारी की बातें करती रहीं। अब्बा और फूफा सियासत की जानिब निकल गए। वो इत्मीनान से बावर्ची खाने में चला आया। लड़कियों, क्या पका रही हो ससुराली रिश्तेदारों के लिए? उसने दरवाजे में खड़े होकर दरियाफ्त किया। ससुराली रिश्तेदार होंगे तुम्हारे? महजबीन चढ़ी। हमारे तो फूफो और फूफा हैं। वाह भाई, हमारी भाभी तो बड़ी ही डिप्लोमेटिक है। वो खुश दिली से हंसा। देखा दूफी तुमने? ज़ुल्फ़िशा खामोशी से रोटियां पकाती रही। आदर इसे सबके सामने ज़ूफ़ी और अकेले में हमेशा उजाला कहकर पुकारता था। न जाने कौन सा कंप्यूटर फिट था इसमें जो मौके की मुनासबत से वो बिल्कुल बिल्कुल सही नाम लिया करता था, बेसाख्ता और लाशऊरी तौर पर भी। उसने अकेले में ज़ुल्फ़िशा को कभी ज़ूफ़ी या ज़ुल्फ़िशा न कहा, हमेशा उजाला ही कहा करता था। ये नाम उसने ज़ुल्फ़िशा को खुद ही दिया था। तुम्हें देखकर सूरज की सुनहरी और चांद की रुपहली रोशनी का ख्याल आता है, जैसे तुम्हारे वजूद किरणों से मिलकर बना हो। तुम्हें देखने से मेरी आंखों में रोशनियां सी भर जाती हैं। मेरे इर्द गिर्द उजाले बिखर जाते हैं। मैं तुम्हें उजाला ही कहा करूँगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? उसने बहारों की एक खूबसूरत शाम में उससे पूछा। वो सर झुकाकर हंसी। वो शाम, उसकी परछाइयाँ आज भी ज़ुल्फ़िशा की खूबसूरत आंखों में मौजूद थी। क्या सोचने लगी कज़न? उसने दरवाज़ा बजाया। कुछ नहीं, वो चौंक कर रोटियां दस्तरखान में लपेटने लगी। खाना सबने मिलकर खाया। ज़ुल्फ़िशा को शुबा था कि अब शायद अम्मा उसे आदर से ज़रा कम मेल जोल के लिए कहेंगी, लेकिन उन्होंने ना ज़ुल्फ़िशा को सबके साथ मिलकर खाना खाने पर एतराज़ किया, ना ही आदर से नोकझोंक करने पर। हालांकि महजबीन को आसिम के सामने न आने की हिदायत अम्मा ने उसी वक्त कर दी थी जब उन्हें फूफो जान के इरादों का इल्म हुआ था। जाते वक्त उन्होंने ज़ुल्फ़िशा की पेशानी चूमकर उसके हाथ में कुछ नोट थमा दिए। ये क्या है फूफो जान? शगुन है बेटा। खुदा तुम दोनों का साथ मुबारक और आफियत के साथ मेरी बेटियां मेरे घर पहुँचें। ज़ुल्फ़िशा ने चोरी चोरी आदर को देखा। वो बड़ी शान से मुस्कुरा रहा था। जल्दी से पलटकर वो अंदर चली गई। कमरे की खिड़कियां खोलकर बाहर गली में झांकने लगी। रात उसे बड़ी खुशगवार हसीन मालूम हो रही थी। दिल की तमाम कलियां एक साथ खिल रही थीं। तो मोहतरमा अब तक ख्यालों में गुम है। महजबीन तमाम काम निपटाकर अंदर आई तो इसे इसी तरह गुमसुम बैठा देखकर शरारत से बोली। न न नहीं। वो चौंक गई। मैं तो यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रही थी। उसे सबसे पहले यही बात सूझी, सो कह गई ये कि कल आदर से वहीं मुलाकात होगी। आपा, उसने जैसे सरदरिश की। आप भी यही सोचती हैं? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। वो जल्दी से मादरत करने लगी। ज़ुल्फ़िशा मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। अगले चंद दिन इसके बेहद मसरूफ गुजरे थे। महजबीन को जहेज की तैयारी के लिए कुछ चीज़ें खरीदना थी और अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। सो ज़ुल्फ़िशा ने 3 दिन यूनिवर्सिटी से छुट्टी करके इसके साथ बाजार के चक्कर लगाए। आपा, थका मारा आपने। गन्ने का जूस पीते हुए उसने शिकायत की। तुम तो डबल थकाओगी मुझे। महजबीन ने आंखें निकाली। तुम्हारी तो बरी की तैयारी भी मुझे ही करना होगी। ज़ुल्फ़िशा खिलखिलाकर हंसी। ख़वातीन, ये बाजार है, यहाँ सरेआम कह के नहीं बिखेरते हैं। तुम यहाँ भी टपक पड़े। महजबीन ने भन्नाकर सर पर खड़े आदर को देखा। यहाँ भी से क्या मुराद है आपकी? उसने बुरा मान कर उसे देखा। मैं इतना तो नहीं आता आपके घर। इससे भी ज़्यादा आना चाहते हो? उसने मज़ीद हैरान होने की अदाकारी की। मेरी तो वजह ही इतनी ज़बरदस्त है। उसने ज़ुल्फ़िशा को गौर से देखकर महजबीन को चिढ़ाने के लिए कहा। आसिम भाई बेचारे क्या करने आएंगे आपके घर? अरे वो शरीफ आदमी हैं। महजबीन हंसी।
तुम्हारी इतना छिछोरे थोड़ी हैं जो दिन रात ससुराल में मौजूद रहें। देखते हो कज़न अपनी आपा को? वो लाजवाब होकर उसी से उलझ पड़ा। मुझसे क्या कहते हो? वो मुस्कुरा दी। भाभी है तुम्हारी, लड़ लो जितना चाहे। सिर्फ भाभी ही नहीं, साली भी हूँ। इस रिश्ते से दो दो हाथ और भी कर सकती हूँ तुमसे। वैसे तुम क्या खरीदने आए हो? मैं? वो शरारत से मुस्कुराया और एक गहरी नज़र ज़ूफ़िशा पर डाली। एक ख़ास चीज़ खरीदने आया था, किसी ख़ास शख्सियत के लिए। ले ली फिर? महाजबीन ने पूछा, जबकि ज़ूफ़िशा तजस्सुस से बेताब हो गई। हाँ, ले ली। उसने जेब थपथपाई। क्या है आदर? बिलाखिर उससे सब्र न हुआ और बेहद इश्तियाक से पूछ ही लिया। सरप्राइज़ है। वो हंसा। बता दो ना प्लीज़। उसने मिन्नत की। उसे शक था, बल्कि यकीन था कि आदर ने जो कुछ भी लिया है इसका ताल्लुक उसी की दाद से था। रहने दो ज़ूफ़ी, और अकड़ जाएंगे मोहतरम। महाजबीन ने बेफिक्री से हाथ हिलाया। तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लिया होगा, खुद ही ला के देंगे एक दो दिन में। क्यों भाई, इसके लिए क्यों? वो जिराह पर उतर आया। मुमकिन है आपके लिए कुछ हो, आसिम भाई ने मंगाया हो। अपने ऐसे नसीब कहाँ, महाजबीन जल कर बोली। इससे तो हर चीज़ बाद में मैं खुद वसूल करूँगी, मांग मांग कर। आदर ने हल्का सा कहका लगाया। बताओ ना आदर, क्या है? ज़ूफ़िशा के दिमाग की सुई वहीं अटकी हुई थी। चलो इशारे दे देता हूँ। उसने दरिया दिली दिखाई। जो कुछ लिया है तुम्हारे लिए ही है। वाकई क्या है? वो खिल उठी। जल्द ही पता चल जाएगा। वो मुस्कुराया। अम्मी से भिजवा दूंगा। ओके गर्ल्स, बाय बाय। वो हाथ हिलाकर आगे बढ़ गया। बदतमीज। ज़ूफ़िशा दांत पीस कर रह गई। पता है ना, अब मुझे बेचैनी रहेगी तो कैसे जल्दी से चलता बना, वरना घंटों खड़ा बातें करता रहता। तौबा है ज़ूफ़ी तुमसे भी। महाजबीन हंसती। ज़रा सब्र से काम नहीं ले सकती? इतना तजस्सुस क्यों भरा हुआ है आखिर तुम में? आपा बताए ना, क्या लिया होगा उसने मेरे लिए? मीठा पान। वो झुंझुलाई। अब किसको? घंटा भर लगा दिया यहीं खड़े खड़े। अम्मा का पता नहीं है क्या? बुरे बुरे ख्याल आ रहे होंगे उन्हें। वो दोनों सामान संभालती हुई आगे बढ़ गईं। वो 3 दिन के बाद यूनिवर्सिटी आई थी। लेक्चर्स की तैयारी में मारी मारी फिर रही थी। सुनो फराह, डॉक्टर मुख्तार के पिछले 2 लेक्चर चाहिए मुझे। उसने फराह को सीढ़ियों में पकड़ा। मैं आ नहीं सकी थी ना। डॉक्टर मुख्तार की क्लासेस तो मैंने भी नहीं ली। उसने अफसोस से शाने हिलाए। तुम आसमां से ले लो ना, उसका तुम्हें पता है एक एक हर्फ उतारती है, हर प्रोफेसर की जुबान से निकला हुआ। आसमां है कहाँ? उसने पूछा। नज़र तो नहीं आई मुझे। बॉटनी डिपार्टमेंट गई है, किसी लड़की से मिलना था उसे। बॉटनी डिपार्टमेंट? उसने ज़ेरे लब दोहराया और बाहर की जानिब बढ़ गई। माथे पे फाइल टिकाए बड़ी बेफिक्री से वो खरामा बॉटनी डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही थी, जब एक साया उसके अकब से उभरा और उसके साथ साथ चलने लगा। उसने बदमज़गी से गर्दन घुमाई और जैसे उसके कदमों ने मज़ीद चलने से इनकार कर दिया। बेसाख्ता और बेइरादा वो अपनी जगह रुक गई। आप? खुद उसकी ज़ुबान से निकला। पहचानती हो मुझे? उसके लबों पर आसूदा सी मुस्कुराहट थी। क्या नाम है तुम्हारा? बड़े रोब से उसने सवाल किया, जैसे जवाब देना इस पर फ़र्ज हो जाएगा। मुझसे और मेरे नाम से आपका क्या ताल्लुक़ है? वो कड़े लहजे में बोली। क्यों पीछा ले लिया है आपने मेरा? उसने अपने सवाल का जवाब सुने बगैर आगे कदम बढ़ा दिए। वो भी उसके साथ साथ चलने लगा। ज़ूफ़िशा तेज़ तेज़ चल रही थी, जबकि वो इंतहाई इत्मीनान से खरामा चलता हुआ भी मुसलसल उसके बराबर था। देखें मिस्टर, जो कोई भी आप हैं। वो जैसे हार कर रुक गई। मुझे आलम शाह कहते हैं। गर्दन का हल्का सा खम देकर उसने अपना तारुफ कराया, गोया ये मुलाकात ज़ूफ़िशा के लिए बड़ी मुसरत का बाइस हो। मिस्टर आलम शाह, ये कोई शाराए आम नहीं है, तालीमी इदारा है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? दोस्ती करोगी मुझसे? अपनी खुमार आलूद सुर्ख आंखें उसकी आंखों में डालकर उसने पूछा। दोस्ती? हद दर्जा ताजुब से उसने दोहराया। मगर क्यों? मैं भला क्यों एक अनजान गैर शख्स से दोस्ती कर लूं? दोस्ती करने से कबल सब गैर और अनजान होते हैं, बाद में आशना होते हैं एक दूसरे की ज़ात से। वो जैसे उसकी कम अक्ली पर मुस्कुराया। बड़ी मध्यम, बड़ी हल्की मुस्कुराहट लम्हा भर को उसके लबों पर चमकी थी, जैसे पल भर के लिए बिजली कूद जाए। मुझे आपकी या किसी भी गैर मर्द की ज़ात से आशनाई पैदा करने का कोई शौक़ नहीं है। वो जहरखन लहजे में बोली। ऐसी ऑफर्स उनको दें
جن سے جواب میں کچھ ملنے کی توقع ہو۔ میں آپ کی کوئی بھی مدد کرنے سے قاصر ہوں۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ وہ سلگ کر رہ گیا۔ چہرے پر کئی سائے آ کر گزر گئے۔ میں نے آپ کو کچھ سمجھنے پر مجبور نہیں کیا مسٹر، جو کچھ میں خود کو سمجھتی ہوں اس سے آپ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ کھٹ کھٹ کرتی وہ آگے بڑھ گئی۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے وہ اسے دور تک جاتا دیکھتا رہا اور پھر ایڑیوں پر گھوم گیا۔ سلگتے تپتے ذہن کے ساتھ صوفے پر بیٹھا، چھت پر لٹکے فانوس کو وہ گھور رہا تھا۔ بھینچی ہوئی مٹھیاں بار بار کھلتی اور پھر بند ہو جاتی۔ سرخ ہوئی آنکھوں میں وحشت سی ناچ رہی تھی۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ ہے کیا ہے وہ تل ملا کر اٹھ کھڑا ہوا، ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا، لیکن آگ تھی کہ مزید سلگتی چلی جا رہی تھی، دھواں تھا کہ حلق تک آ رہا تھا، دم گھٹ رہا تھا۔ مکرم علی کی ہمراہی میں اندر آتے فہد کو وہ ایک بھوکے شیر کی مانند لگا، انتہائی غصے کی حالت میں پنجرے میں چکراتا ہوا شیر۔ مکرم علی اس کو چھوڑ کر الٹے قدموں لوٹ گیا۔ عالم یار کیا ہوا ہے؟ فہد آگے بڑھا۔ جواباً اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ غصے میں لگتے ہو؟ مجھے بلایا تھا تم نے؟ وہ پریشان ہو گیا۔ تم نے ہی بتایا تھا نا مجھے اس کے بارے میں۔ کیوں بتایا تھا؟ مجھے جیسے پھٹ پڑا۔ کس کے بارے میں؟ کیا بتایا؟ وہ حیران ہوا۔ اس ابر نیسیاں کے پہلے قطرے کے بارے میں جو تیزاب سے زیادہ کاٹدار اور جھلسات دینے والا ہے۔ فہد میری انسلٹ کرنے کی آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی ہے۔ اوہ! اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ یار عالم میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو اپنے آئیڈیل کے بارے میں بتایا، یوں ہی مجھے اس کا خیال آ گیا۔ تم نے جب مجھے اپنے آئیڈیل کے بارے میں بتایا تو یوں ہی مجھے اس کا خیال آ گیا۔ میں اسے جانتا تک نہیں، میں نے بتایا تھا نا، میرے ماموزاد بہن کی سہیلی ہے، ان کے محلے میں رہتی ہے، میں نے خود ایک جھلک دیکھی ہے اس کی۔ تم نے ضد کی تو میں نے سلمیٰ سے معلومات حاصل کر کے تمہیں دے دی۔ تمہیں کون سا گھر اس کا اور کہاں پڑتی جاتی ہے مجھے کیا معلوم؟ تم ملے ہو اس سے؟ ہاں، وہ پھنکارا۔ ملا، اور اس کے بھلا اسی میں ہے کہ وہ آئندہ مجھے کہیں نظر نہ آئے۔ ایسا کیا کر دیا اس نے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ میں نے اسے دوستی کی آفر کی، خود اپنے منہ سے۔ عالم شاہ نے اس سے یہ بات کہی اور اس کی ہمت دیکھو، صفائی سے انکار کر دیا۔ وہ تل ملایا۔ فہد بے حد پریشانی سے اپنی ذات کی ہر درجہ احساس میں مبتلا اس امیر زادے کو دیکھنے لگا۔ دولت کے نشے نے جس کی آنکھوں پر رعونت اور غرور کی ایسی پٹی باندھ رکھی تھی کہ اسے سوائے اپنی ذات کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن عالم، وہ تمہارے بارے میں کچھ جانتی بھی تو نہیں ہوگی۔ مجھے جاننے کے لیے میرا سامنے ہونا کافی ہے۔ اس نے انگوٹھے سے اپنا سینہ ٹھونکا۔ یار، جس طبقے سے اس کا تعلق ہے وہاں کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، ڈری، سہمی، بزدل اور شرمیلی۔ اس نے عالم شاہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر رسانے سے سمجھایا۔ میں انہیں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے محض ایک بار ان کے سامنے جانا کافی نہیں ہوتا، بار بار اپنی ذات کا اظہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ توجہ؟ وہ زہر خند لہجے میں ہنسا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ سید عالم شاہ نے کچھ دیر کو اس پر توجہ کی۔ اسے اپنے در پر آئی خوش قسمتی کو اس نے خود ٹھوکر مار دی ہے۔ چلو دفع کرو، پھر کیوں بیکار جان جلا رہے ہو؟ وہ اس قابل ہی نہیں ہوگی۔ میں چاہوں تو ابھی 2 آدمی بھیج کر اسے اپنے قدموں میں لا بٹھاؤں۔ بھول جاؤ یار، دنیا میں لڑکیوں کی کمی تو نہیں۔ فہد ڈر گیا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ مائی فٹ۔ اس کی جھنجھلاہٹ کم ہوتی اور پھر بڑھ جاتی۔ ارے یار، تو ہمیں حکم کر، ایک سے ایک ہیرا پڑا ہے، محض تیری ایک نگاہ التفات کے لیے۔ فہد نے ہنس کر ماحول کی کشیدگی کو کم کرنا چاہا۔ وہ خاموش بیٹھا، ٹھنڈے پانی کے گھونٹ بھرتا رہا۔ زارا کو جانتا ہے نا تو؟ وہی گھنگریالے بالوں والی لڑکی، محمود کے ہاں پارٹی میں بلوایا تھا نا اس نے۔ کب سے جان کھا رہی ہے لشکر کی کہ ایک بار پھر تجھ سے ملوا دیں۔ پہلی نگاہ میں فریفتہ ہو گئی ہے تجھ پر، لعنت بھیج اس پر۔ عالم شاہ نے آنکھیں موند کر پیشانی پر ہلکے ہلکے سے مکے مارنے شروع کیے۔ بیکار لڑکی ہے۔ ہاں، پسند تو مجھے بھی نہیں ہے، وہ فوراً بولا۔
मैंने यूं ही जिक्र कर डाला। फहद ने कहा, उसे किस बात का गरूर है? आलम शाह अचानक ही फिर से सलोग उठा। बस यार, अपनी अपनी नेचर होती है ना हर इंसान की। बाद लड़कियों को आदत भी होती है ना बेहद नखरे दिखाने की, और फिर लाइन पर आ जाती हैं। न जाने क्यों उसने आंखें खोलकर फहद को घूरा। वो गड़बड़ा सा गया। वैसे मैंने गलत कहा था क्या? तुम्हारी सोचों जैसी लगती है ना? सैयद आलम शाह इस बात पर फिर गहरी सोच में डूब गया। होंठ भीग गए। गहरी सुर्ख आंखें मजीद बोझल हो गईं। सामने बिखरे कागजात को उसने बेदिली से समेटा और फाइल में कैद करके सोफे की पुश्त से टेक लगा ली। खुले बालों में हौले हौले उंगलियां चलाते हुए वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। कढ़ाई करती महाजबीन ने कोई 10वीं मर्तबा उसका बगौर जायजा लिया। वो परेशान सी लग रही थी, खोई खोई सी थी। 1 घंटा कब्ल वो पढ़ने का मवाद इकट्ठा करके बैठी थी। उसने गालिबन अब तक एक भी लफ्ज नहीं पढ़ा था। मुसलसल किसी सोच में गुम थी। दूसरी उसने धागा तोड़ते हुए उसे मुखातिब किया। वो चौंक उठी। जी आपा कहिए, क्या सोच रही हो? महाजबीन ने सरसरी सा पूछा। कुछ भी नहीं, बस पढ़ने का मूड नहीं बन रहा। उसने सर झटका। परेशान लग रही हो? नहीं तो। वो बेवजह हंसती। मैं भला क्यों परेशान होने लगी? सच कह रही हो? उसने कमीज में सुई लगाकर एक तरफ रख दी। या बहलावा दे रही हो मुझे तो तुम पिछले कई दिनों से ऐसी ही लग रही हो, परेशान बेकल। वहम है आपका। वो मुस्कुराई। कोई बात मैं भला आपसे कभी छुपा सकती हूँ? वैसे भी मैं जरा आदर का ही सोच रही थी। कितने दिनों से आया नहीं है ना? हाँ, काफी दिन हो गए। शायद पप्पू ने कहा हो आना जाना कम कर दे, लेकिन अम्मा ने तो कोई एतराज नहीं किया तुम लोगों के आपस में मिलने या बात करने पे। अरे कहीं बेवकूफ़ मेरी इस रोज़ वाली बात को दिल पे न ले गया हो। बाजार में मैंने महज मजाक में उससे कह दिया था ना कि तुम रोज़ रोज़ आ जाते हो। नहीं आपा, आपके मजाक का वो कभी बुरा नहीं मानता। वैसे ही मसरूफ़ होगा। सेमेस्टर भी तो करीब है ना। इस दिन उसने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा भी तो था, देने ही आ जाता। वो महज मुस्कुरा कर रह गई। महाजबीन ने फिर कमीज उठाकर कढ़ाई शुरू कर दी। ज़ुल्फ़िशा निचला होंठ दांतों में दबाए फिर इस सोच में गर्क हो गई। वो 3 रोज से मुसलसल आलम शाह के बारे में सोच रही थी और सोच कर परेशान हो रही थी। दरअसल वो इससे और इसके बेबाक अंदाज और निडर रवैये से खौफजदा हो गई थी। क्या चाहता है वो शख्स? ये वो सोच थी जो मुसलसल उसका ताक़ुब कर रही थी। महाजबीन के इस तफसार पर उसने एक बात घड़ कर उसे मुतमईन कर दिया, लेकिन खुद अपने दिल को मुतमईन न कर पा रही थी। वैसे तो वो महाजबीन से कोई बात ना छुपाती थी, लेकिन ये बात उसे बताने का कोई फ़ायदा ना था। वो उसकी कोई मदद ना कर सकती थी। उल्टा खुद भी बेहद परेशान हो जाती और शायद अम्मा को बता देती, और यूं उस पर यूनिवर्सिटी जाने पर पाबंदी आयद हो सकती थी, जो उसे हरगिज़ मंजूर न होगी। कई बार उसने सोचा वे आदर को ही वो बता दे, लेकिन उसे बताना भी नुकसानदेह साबित हो सकता था। वो लड़का था जज्बाती और जोशीला, न जाने क्या करने की ठान लेता। और फिर आलम शाह कोई मामूली शख्स लगता तो नहीं था। उसकी तो एक एक अदा उसके बेहद मजबूत और बाअसर होने का ऐलान करती थी। वो आदर को किसी खतरे से दोचार करने का सोच भी नहीं सकती थी। ऐसी ही बहुत सी बातें थीं जिन पर वो गौर किए जा रही थी और हलकान हो रही थी। और हर चीज़ से बढ़कर उसे अपनी इज्जत, अपना बुलंद किरदार अजीज था। वो तो आदर से मिलने और उससे बात करने से इनकार कर देती थी, मुबादा उसका नाम कोई गलत अंदाज में न ले ले। और फिक्रे कसे फिर भला वो आलम शाह का इस तरह पीछा करना कैसे अफोर्ड कर सकती थी? अगर उसने पीछा ना छोड़ा तो क्या करूँगी मैं? उसने परेशानी से सोचा। अचानक ही अपना तालीमी कैरियर उसे खतरे में पड़ता नजर आ रहा था। एक नज़र कढ़ाई में मुनहिक महजबीन पर डालकर वो उठकर बाहर चली गई। अम्मा सहन में बैठी कोई नए किस्म का अचार डाल रही थी। वो भी वहीं चारपाई पर लेटकर नीले आसमान की वसअतों को तकने लगी। कितना सहर जाना था उसने ज़माने की आलूदगियों से बचकर चलने को। वो तो समझती थी इंसान खुद नेक नीयत और मजबूत हो
तो चारों तरफ कैसी ही आंधियां उठें, उसके कदम नहीं उखाड़ सकती। अब उसे एहसास हो रहा था कि कीचड़ से बचकर चलने की कोशिश में भी एक आध छींट उछल कर जरूर आती ही है। बेल बजी तो अम्मा ने उसकी जानिब देखा। ज़ूफ़ी, देखो शायद तुम्हारे अब्बा आ गए हैं। जी अच्छा। उसने उठकर चप्पलें पहनी, दुपट्टा ठीक तरह से ओढ़ती हुई दरवाजे तक आई और दरवाज़ा खोलते ही उसका चेहरा खिल उठा। अस्सलामु अलैकुम फूफू अम्मा। वो उनसे लिपट गई। पीछे खड़ा आदर शौक नज़रों से उसे देख रहा था। जीती रहो। उन्होंने उसका माथा चूमा। कुछ दुआइयाँ कलमात इधर भी भेज दीजिए, हम भी जवाब देने को फारिग हैं। फूफी के आगे बढ़ते ही वो शरारत से गोया हुआ। आदाब। वो आगे बढ़ गई। चंद लम्हों में ये पिछले दिनों की सारी कोफ्त और परेशानी ज़ाइल हो गई। दिल और दिमाग अचानक ही खिल उठे थे। फूफो को अम्मा के पास बिठाकर वो कमरे में चली आई। कौन था ज़ूफ़ी? महाजबीन ने पूछा। फूफो, अम्मा और आदर। वो मुस्कुराई और जब भी अचानक ही गुफ्तगी चेहरे पर नमूदार हो गई है, महाजबीन भी हंस पड़ी। अस्सलामु अलैकुम भाभी जान। वो भी पीछे पीछे ही चला आया। ज़ूफ़िशा के सर पर हल्की सी चपत लगाई। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिनों के बाद नजर आए। कहाँ थे भाई? क्यों, शिकायत भी तो आप ही को थी। वो हंसा। मेरे हर वक्त यहाँ जलवा अफरोज होने की नाराज़ हो गए थे क्या? अरे नहीं, आपकी बात पर मैं भला कभी नाराज़ हुआ हूँ? आपसे तो मेरे मजाक के कई रिश्ते बनते हैं। उसने शरीर नज़रों से ज़ूफ़िशा को देखा। आपका और मेरा मजाक तो इंशाल्लाह चलता ही रहेगा। मैं फूफी अम्मा से मिलकर आती हूँ। महाजबीन उठ कर जाने लगी। अरे अच्छी तरह मिलिएगा, हमें जल्दी नहीं है आपके लौटने की। उसने हाँक लगाई। और कदन सुनाओ, कैसी गुजर रही है? अब वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। आपकी दुआओं से बहुत ही अच्छी गुजर रही है। वो हंसी। बड़े दिनों से रावी चैन ही चैन लिख रहा था। झूठी झूठी तो तुम सदा की हो। वो इत्मीनान से बोला। मानोगी थोड़ा ही कि बहुत बेचैन दिन गुजर रहे थे। न रात को नींद थी, न दिल का सुकून, न भूख न प्यास। वो चिढ़ाने के अंदाज में बोली। तरस आता है आप पर। न जाने अकेले में क्या क्या सोचते रहते हैं आप ही बातें घटते रहते हैं। हम तो खुदा के फजल से सोए भी खूब, जागे भी खुशबाश। अच्छा चलो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पता चल ही जाएगा। वो गुनगुनाया। ज़ूफ़िशा उसे ज़बान चढ़ाकर बाहर निकल आई। ज़ूफ़ी, महाजबीन उसे बरामदे में ही मिल गई। वो बेहद खुश नज़र आ रही थी। क्या बात है आपा? उसने उसका चमकता चेहरा देखकर दिलचस्पी से पूछा। बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। बात ही खुशी की है। वो हंसी। और ज़्यादा खुशी तो तुम्हें होगी। अब वो शरारत से मुस्कुराई। अच्छा, वो कैसे? फूफो अम्मा तुम्हें अंगूठी पहनाने आई हैं। सच? एकदम। खूबसूरत रंग उसके चेहरे पर फैल गए। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी? आदर साहब के कारनामे हैं। दोनों किचन की सिमत चल दी। उस दिन वो तुम्हारे लिए पसंद से अंगूठी खरीदने ही गया था और उसकी जिद पर अब फूफो अम्मा आई हैं। दोनों किचन में आकर बैठ गई। महाजबीन चाय का पानी रखने लगी। खुशी छुपाए नहीं छुप रही मोहतरमा से। महाजबीन ने हंसी से देखा। वो महज मुस्कुरा कर रह गई। हालांकि आदर के बेपनाह मोहब्बतों के एहसास से दिल में लड्डू फूट रहे थे। बेख्याली में अपने हाथों को देखने लगी। आदर को उसके हाथ बेहद पसंद थे और कई बार वो इजहार भी कर चुका था। यार कदन, वो बेतकल्लुफ़ी से हमेशा उसे ऐसे ही मुखातिब किया करता था। तुम्हारे हाथ तो तुम्हारे चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हैं। लगता है किसी माहिर संगे तराश ने सालों की रियादत के बाद संगे संगमरमर को तराश कर बनाए हों। वो हंसकर चुपचाप अपने काम किए जाती। ज़्यादा साबुन में भिगोकर मत रखा करो, इन्हें ख़राब हो जाएंगे। वो हिदायत करता। बर्तन तुम धो जाया करो आकर। वो हंसकर कहा करती। यहाँ तो नहीं, वहाँ धो दिया करूँगा। वो मानी खेज बातें शुरू कर देता। मुझे जन मरीज किस्म के शौहर बिल्कुल पसंद नहीं। वो नाक मुँह चढ़ा कर कहती। यहाँ वहाँ मत करो और बाहर जाकर बैठो। ज़ूफ़ी, महाजबीन की आवाज़ उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर खींच लाई। तुम ज़रा प्लेटें वगैरह साफ़ करके निकाल लो, अम्मा ने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं। जी अच्छा। वो खड़ी हुई और अलमारी की तरफ बढ़ गई। अच्छी मेहमान नवाजी है। वो दरवाजे में आ मौजूद हुआ। मुझे वहाँ बिठाकर आप दोनों बहनें
यहाँ अपने काम निपटाने चले आई हैं। अरे जरा सी देर को आए हैं, नहीं आया करेंगे आइंदा। तुम मेहमान कब से हो गए? महाजबीन ने आंखें निकाली। मेहमान के इस तरह पूरे घर में मटरगश्त करते फिरते हैं और ये कम आने की धमकी कम से कम मुझ पर तो कारीगर साबित हो नहीं सकती। अलबत्ता, उसने शरारत से दूफी को देखा। अलबत्ता क्या? वो जल्दी से पूछने लगा। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी तवील गैर हाजिरी से परेशान हो जाते हैं, खोए खोए रहने लगते हैं, पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता। तौबा है आपा। दूफिशा ने जल्दी से उसकी बात काट दी। आपका तो मजाक होगा और वहाँ कोई दिल पर ले लेगा, जरा सोच समझ कर बोले ना। वो शरारत से हुंकारा। हम ना कहते थे, गलत फहमी है। वो मुंह बनाकर बोली। अरे चश्मदीद गवाह है मेरे पास, वो जोश से बोला, और इसने अभी अभी गवाही दी है। अब तुम लाख मुकरो, तुम्हें क्या मिल जाएगा अगर ये मान भी जाए तो? महाजबीन ने मुस्कुरा कर पूछा। बस सब्र आ जाएगा कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। वो गुनगुनाया। कितना बोलते हो आदर? दूफिशा ने उसे घूरा। यही तो दिन है मेरे बोलने के, बाद में तुम बोला करोगी और मैं गरीब सुना करूँगा। वो मज़े से बोला। चाय बन गई तो महाजबीन चाय लेकर अंदर चली गई। दूफिशा वहीं बैठी चाय के घूंट भरती रही। उस पर कोई मुमानत तो न थी, लेकिन उसे आज खुद ही अम्मा और फुप्पो के सामने आदा के साथ बैठना अच्छा ना लग रहा था। यूं भी अब्बा भी आने ही वाले थे और आज तो फुप्पी अम्मा के आने का मकसद कुछ और ही था। सो वो महाजबीन के बेहद असरार पर भी अंदर नहीं गई। दूफी, चलो, तुम्हें फुप्पी अम्मा बुला रही हैं। महाजबीन मुस्कुराती हुई अंदर आई। क्यों? अरे क्यों क्या, तुम्हें मालूम तो है, अंगूठी पहनाएंगी और क्या। अब्बा आ गए? उसने इस्तफसार किया। हाँ ना, तभी तो बुला रही हैं तुम्हें। आदर कहाँ है? उसे न जाने क्यों घबराहट हुई। वहीं बैठा बातें बना रहा है। वो हंसी। और ये तुम्हें आज क्या हो रहा है? वहाँ कौन पर आया है जो तुम इतना घबरा रही हो? आओ चलो। महाजबीन के पीछे पीछे वो शर्माती झिझकती जाकर फुप्पू अम्मा से बिल्कुल चिपक कर बैठ गई। जिंदगी में पहली बार उसे आदर से भी शर्म आ रही थी। और अब्बा तो वहीं बैठे थे। आदर भी अचानक उठा और उठकर बाहर निकल गया। गालिबन वो खुद भी उन्हें एहसास से दो चार हो गया था। अरे इसे क्या हुआ? अब्बा हैरानी से बोले। महाजबीन खिलखिलाकर हंसी। दूफिशा के लबों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। फुप्पो अम्मा ने मुस्कुराते हुए उसकी उंगली में अंगूठी डाल दी और प्यार से गले लगाकर कहा, खुदा मुबारक करे। अब्बा ने उसके सर पर हाथ फेरा और बाहर निकल गए। महाजबीन इत्मीनान से बैठकर चीतों से इंसाफ करने लगी और वो सर झुकाए हाथ में पड़ी अंगूठी को देखे चली गई। अंगूठी क्या थी? एक खूबसूरत एहसास था जिसने उसकी उंगली को यूं ही नहीं, उसके दिल को भी घेर लिया था।